सब्सक्राइब करें टारगेट शिक्षक यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सभी वीडियो अपडेट्स आपको मिले समय से। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टारगेट शिक्षक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि हम लोगों ने स्ट्रेटजी वाले वीडियो में डिस्कस किया था, उसी के अनुसार आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीडीपी का अपना पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वृद्धि और विकास के बारे में। इसमें जानेंगे वृद्धि और विकास को और कुछ जानेंगे उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में वृद्धि और विकास की। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं ये टॉपिक हमारे लिए सीटेट की दृष्टि से कितना इंपॉर्टेंस रखता है। देखिए, ये टॉपिक जो हमारे लिए है सीटेट की दृष्टि से 2 से 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंस रखता है। यहाँ से वृद्धि और विकास से 2 से 3 मार्क्स हर बार पूछे जाते हैं, जिनको हम लोग 2 वीडियोज में डिस्कस करेंगे। पहले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और अगले वीडियो में प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट पढ़ के हम ये 2 से 3 मार्क्स को कवर कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का पहला टॉपिक वृद्धि और विकास के बारे में। तो जानते हैं हम लोग सबसे पहले, देखो वृद्धि होती क्या है। वृद्धि का सामान्य अर्थों में अगर हम लोग समझें तो वृद्धि का अर्थ होता है कि मापन। वृद्धि का अर्थ होता है कि बढ़ना और ऐसा बढ़ना जिसका मापन किया जा सके, तो उसको हम लोग कहते हैं वृद्धि। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि मापन तो हम लोग अपने घर में कई सारी वस्तुएं भी होती हैं जिनका भी हम लोग मापन कर सकते हैं, तो इसका मतलब क्या वो भी वृद्धि की श्रेणी में हम लोग कर सकते हैं। देखिए ऐसा नहीं, देखिए वो उनमें परिवर्तन होते रहने चाहिए। तो और दूसरी बात, जो वृद्धि गुण है वो जीवित व्यक्ति उनका है, जीवित जीवों का है, ना कि मृत लोगों का है। मतलब कि ये सजीवों का गुण है, ना कि निर्जीवों का है। तो इसलिए वृद्धि में वे शारीरिक परिवर्तन आते हैं जिनका हम मापन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर समझते हैं, जैसे कि वेट, भार हम लोग माप सकते हैं और कि कितना भार परिवर्तित हुआ है। आज से 10 दिन पहले हमारा कितना भार था और आज कितना भार परिवर्तित हुआ है, तो इसका हम लोग मापन कर सकते हैं और भार में परिवर्तन भी होता है। तो इसलिए हमारी इसको वृद्धि की श्रेणी में रखते हैं। दूसरा हम लोग लंबाई, देखिए लंबाई का बढ़ना, लंबाई को भी हम लोग माप सकते हैं कि कितनी बढ़ी, तो इसलिए हम लोग इसको भी वृद्धि की श्रेणी में रखते हैं। तो देखिए वृद्धि के लिए 2 कैरेक्टरिस्टिक्स का होना जरूरी है। नंबर 1 तो ऐसा उसमें परिवर्तन होना चाहिए, और दूसरा जो परिवर्तन है वो मीजरेबल होना चाहिए। परिवर्तन हो और वो मीजरेबल हो, अर्थात उसका मापन संभव हो, तो हम लोग उसको वृद्धि कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं विकास। देखिए विकास, डेवलपमेंट, देखिए विकास जो होता है ये एक व्यापक प्रक्रिया होती है। विकास के अंतर्गत ही वृद्धि आती है। विकास के कुछ पहलुओं का तो मापन संभव है, लेकिन कुछ पहलुओं का मापन संभव नहीं है। अब बात आती है कि विकास शुरू कब से होता है। तो देखिए जो विकास होता है हमारा, वो जन्म से ना कह के यूँ समझ लीजिए कि गर्भावस्था से ही, जब से बालक का भ्रूण का विकास होता है माँ के गर्भ में, तभी से विकास शुरू हो जाता है। जब जाइगोट बनता है, बालक एक कोशिका से धीरे धीरे इतने बड़े शरीर में परिवर्तित होता है, तो उसका विकास होना वहीं से शुरू हो जाता है। और ये जो विकास होता है, देखिए ये विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो जन्म से मृत्यु तक निश्चित परिवर्तन होते हैं, जिनमें जन्म से मृत्यु तक, अर्थात जब भ्रूण से होता है और मृत्यु तक, इसको वार्म टू टॉम्ब इसको बोलते हैं। जन्म से मृत्यु तक विकास चलता ही रहता है और ये एक निश्चित परिवर्तन होते हैं। इनमें जो परिवर्तन होंगे वो भी निश्चित होते हैं। दूसरी बात, जो परिवर्तन होंगे देखिए उसमें कोई भी ऐसा परिवर्तन नहीं होगा जो तीव्र गति से हो जाए। तीव्र गति से परिवर्तन होने का क्या मतलब है कि तीव्र गति से कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जो अचानक से हो जाते हैं। वो परिवर्तन एग्जाम्पल के रूप में, कोई बच्चा है या हम ही लोग, आप लोग समझ लें, तो कोई बाय द वे जैसे हमारा एक्सीडेंट हो जाए तो अचानक से कोई अंग हमारा विकार हो जाए, तो वो एक अचानक परिवर्तन हो गया। इसलिए हम लोग तीव्र परिवर्तनों को विकास की श्रेणी में नहीं रखते हैं। तो देखिए जो परिवर्तन होने चाहिए वो तीव्र नहीं होने चाहिए, और दूसरा वो प्रकृति में क्रमबद्ध और स्थायी होने चाहिए। क्रमबद्ध इन द सेंस हम लोग समझते हैं कि जैसे जो हमारा बालक होता है वो पहले खिसकना सीखता है, उसके बाद चलना सीखता है, फिर दौड़ना सीखता है। तो ये जो विकास हो रहा है बालक के एक क्रम है, उसका खिसकने से लेके चलने तक का एक क्रम है। बोलने के लिए इसी तरीके समझते हैं कि बालक पहले एक शब्द बोलता है, फिर 2 शब्द बोलता है, उसके बाद बालक वाक्य बोलने लगता है। तो ये भी जो देखिए बालक के जो भाषा का विकास हो रहा है वो एक क्रमबद्ध है। और प्रकृति में स्थायी होने का मतलब ऐसा नहीं बच्चे ने बोलना सीख लिया है आज तो वो कल भूल जाएगा, वो कल भी बोलता रहेगा। चलना आज सीख लिया है तो वो कल भूल जाएगा, ऐसा नहीं है। वो जो परिवर्तन हुआ है उसके अंदर वो प्रकृति में स्थायी है और क्रमबद्ध है। इसलिए तो देखिए विकास होता क्या है। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वे परिवर्तन आते हैं जो क्रमबद्ध और प्रकृति में स्थायी होते हैं। विकास जन्म से मृत्यु तक चलता रहता है। ये हमारा हो गया देखिए विकास। देखिए विकास, अगला पॉइंट जो हमारा है, विकास एक गुणात्मक परिवर्तन होता है। गुणात्मक, देखिए गुणात्मक वृद्धि में हम लोगों ने देखा था कि वृद्धि जो होती है वो मात्रात्मक होती है। क्यों? क्योंकि वृद्धि का तो मापन संभव है, लेकिन विकास हमने बताया ये एक व्यापक पक्ष होता है। विकास में केवल उन्हीं पक्षों का मापन संभव है जो वृद्धि के हैं, लेकिन बाकी जो वृद्धि के पक्ष नहीं है उनका हम लोग मापन नहीं कर सकते विकास। एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, जैसे संवेग होते क्या हैं, जो हमारे भाव होते हैं, हमारी आंतरिक जो मनोदशा होती है, उन्हीं को हम लोग संवेग बोलते हैं।
तो संवेग का क्या मापन कर सकते हैं? अगर कोई बच्चा तो गुस्सा है या कोई वयस्क ही गुस्सा है तो क्या आप ये माप के बता सकते हैं? है कोई ऐसा पैमाना जो ये माप सकता है कि ये बच्चा इतनी मात्रा में गुस्सा है? एग्जैक्ट कोई वैल्यू आप ये कह सकते हैं कि बच्चा ज़्यादा गुस्सा है, बच्चा बहुत क्रोधित है, बच्चा अगर बहुत खुश है तो आप ये कह सकते हैं बहुत खुश है, लेकिन आप ये नहीं माप सकते हैं कि बच्चा 200 ग्राम खुश है। कभी किसी को ऐसा कहते हुए सुना है? नहीं सुना है। इसीलिए कहते हैं विकास एक गुणात्मक परिवर्तन है। इसमें कुछ हद तक मात्रात्मक जो बोला जाता है वो सिर्फ वृद्धि के कारण बोला जाता है। इसलिए विकास एक गुणात्मक परिवर्तन है, जैसे कि संवेगात्मक और मानसिक विकास, अर्थात इनका हम लोग पूरी तरीके से मापन नहीं कर सकते, सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि बालक का ये विकास हो रहा है, अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, लेकिन हम लोग इसको माप नहीं सकते। देखिए ये हो गया। अगला पॉइंट देखिए, सभी परिवर्तन विकास नहीं होते। अभी हम लोगों ने ऊपर डेवलप किया, अब ऊपर डिस्कस किया था हम लोगों ने कि सब जो परिवर्तन ऐसे जो होते हैं जो तीव्र गति से होते हैं वे विकास नहीं होते हैं। बिल्कुल हमारे बच्चे का हाथ टूट जाना या कुछ ऐसा कोई ऐसा विकार हो जाना जो भगवान मतलब प्रकृति के अनुरूप नहीं है, तो उसको जो हम लोग बोलते हैं वो विकास की श्रेणी में बिल्कुल भी नहीं आता है। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं विकास के प्रकार के बारे में। टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास होता कितने प्रकार का है? देखिए विकास जो है मुख्य रूप से विकास को 4 प्रकार का ही माना गया है। एक तो हमारा जो आता है वो शारीरिक विकास होता है, दूसरा संज्ञानात्मक विकास, तीसरा संवेगात्मक विकास और चौथा जो होता है वो हमारा सामाजिक विकास। इन्हीं 4 विकास को हम लोग मुख्य रूप से पढ़ते हैं। और जो हमारा नैतिक विकास होता है वो आपका कहीं ना कहीं ये आपका जो नैतिक विकास होता है वो कहीं ना कहीं सामाजिक विकास से ही होता है, और जो भाषाई विकास होता है ये आपको कहीं ना कहीं संज्ञानात्मक विकास का ही पक्ष होता है। इसलिए हम लोग मुख्य रूप से 4 ही विकास पढ़ते हैं, शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास। देखिए शारीरिक विकास को फिजिकल डेवलपमेंट, इसको P, संज्ञानात्मक को कॉग्निटिव C, और आपका जो इमोशनल है वो आपको E और सोशल S। तो आप लोग इसको ऐसे ट्रिक बना के याद कर सकते हैं, PCS और दूसरा E। PCS का हमारा एग्जाम होता है और अगला E। तो ये देखिए हमारे 4, क्योंकि ये आपके सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको ये चारों विकल्प ऑप्शन में दे देंगे और 3 विकल्पों में कोई एक विकास को चेंज कर देगा, और आपका जो चौथा विकल्प होगा जिसमें ये इसी क्रम में लिखे होंगे शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, तो आपको उसी विकल्प को टिक करना होता है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है सीटर में। चलते हैं आगे की ओर। वृद्धि, और जानते हैं हम लोग वृद्धि और विकास में क्या बेसिक डिफरेंस होते हैं। देखिए हम लोगों ने वृद्धि क्या पढ़ा था, वृद्धि का मापन संभव है और विकास का मापन संभव नहीं है। तो वही कुछ उन्हीं के आधार पर कुछ हम लोग बेसिक डिफरेंस को देखते हैं। देखिए वृद्धि का मात्रात्मक इकाई है, अर्थात वृद्धि का मापन संभव है, इसलिए वृद्धि जो है वो मात्रात्मक इकाई है, जबकि विकास मात्रात्मक के साथ गुणात्मक। मैंने क्या कहा था कि जो वृद्धि विकास मतलब विकास में जो वृद्धि आती है उसको तो हम लोग मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, लेकिन जो विकास के अन्य पहलू हैं उनका पूरी तरीके से मापन संभव नहीं। इसलिए विकास को हम लोग मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों बोलते हैं। और वृद्धि का देखिए मापन संभव है, विकास का पूरी तरीके मापन संभव नहीं है। वृद्धि एक निश्चित सीमा तक होती है। देखिए जो बालक की वृद्धि होती है, बालक या बालिका, तो बालिका की जो वृद्धि होती है वो मैक्सिमम 16 ईयर तक होती है और बालक की 18 वर्ष। तो देखिए जन्म से लेकर 18 या 16 वर्ष, तो इसलिए इसकी एक सीमा फिक्स है 16 वर्ष तक। लेकिन विकास के साथ ऐसा नहीं होता, विकास जो है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलते हैं। इसलिए विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया होती है, इसकी एक सीमा नहीं फिक्स होती कोई। अगला, वृद्धि में हमारे स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं, जो हमारे संरचनात्मक परिवर्तन जिनको हम लोग मेजर करते हैं। देखिए हमारे लंबाई में बढ़ना, हमारे भार में बढ़ना, ये वृद्धि जो होती है वो संरचनात्मक परिवर्तन के साथ होती है। और जो विकास जो होता है वो संरचनात्मक के साथ साथ क्रियात्मक भी, इसमें फंक्शनल चेंजेस भी आते हैं। जो हमारे स्किल्स होते हैं वो रिफाइन होते हैं, हमारे कार्य करने की प्रकृति जो है वो अच्छी होती है धीरे धीरे। पहले बच्चा जैसे होता है कि चीज़ों को पकड़ने के लिए उसकी तरफ खिसकता है, उसके बाद बच्चा जो चीज़ों को अपने हाथों से, उंगलियों के प्रयोग से पकड़ने लगता है, मतलब उसके कार्य रिफाइन होते हैं, सुधरते हैं। इसलिए विकास जो होता है वो संरचनात्मक और क्रियात्मक परिवर्तन होता है। वृद्धि देखिए ये विकास का एक अंग है, मैंने पहले ही डिस्कस कर रखा है। और जो विकास जो होता है वो संपूर्णता का सूचक है, अर्थात समावेशी। इसमें समस्त पहलू इसके अंदर आते हैं, इसलिए जो विकास होता है वो संपूर्णता का सूचक या समावेशी होता है। अब हम लोग देख लेते हैं विकास के कुछ प्रमुख चरण के बारे में। देखिए इसके लिए तो हम लोग एक वीडियो आपको करेंगे ही, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, इसलिए बाद में हम लोग एक वीडियो इसको प्रोवाइड कराएंगे। तो देखते हैं, यहाँ एक मोटा मोटा आंकड़ा ले लेते हैं कि विकास के चरण होते कौन कौन। देखिए विकास के हम लोग 4 चरण पढ़ते हैं। एक गर्भावस्था, प्री नेटल पीरियड, अगला हमारा जो है शैशवावस्था, इन्फेंट्री एज, उसके बाद पूर्व बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड, उत्तर बाल्यावस्था, लेटर चाइल्डहुड, ये हम लोग, और एक और पढ़ते हैं हम लोग किशोरावस्था, एडोलसेंस। ये 5 चरण हम लोग पढ़ते हैं विकास के। और जो हम लोग इसके आगे चरण होते हैं वो नहीं पढ़ते, क्योंकि हमारा जो होता है वो हम लोग पेपर 1 या पेपर 2 के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। तो पेपर 2 6 से 8 और 8 तक के जो बालक होते हैं वो मैक्सिमम 18 वर्ष तक के ही बच्चे होते हैं। हम लोग इतना ही पढ़ लेते हैं, तो इतने में ही हम लोग अपने बच्चों के लिए सीख सकते हैं कि उनके लिए क्या उचित क्या नहीं। तो इसलिए हम लोग केवल इतना ही पढ़ेंगे। देखिए गर्भावस्था जो होती है वो
माह 10 दिन की अवस्था होती है, गर्भावस्था। जब बालक माँ के गर्भ में पल रहा होता है तो इसी को गर्भावस्था बोलते हैं। शैशवावस्था, इन्फेंसी एज। देखिए इन्फेंसी एज ये जन्म से 2 वर्ष की अवस्था होती है। इसमें बालक जो भी सीखता है वो सेंस बेस होता है। ये आपकी इन्फेंसी एज हो गई। और उसके बाद पूर्व बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड। देखिए अर्ली चाइल्डहुड की जो एज होती है वो जन्म से 2 वर्ष होती है। इसको टॉय एज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस वर्ष का बालक जो होता है वो ये पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष होती है। इसको हम लोग बोलते हैं टॉय एज। टॉय एज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस वर्ष का जो बालक होता है वो खिलौनों के साथ खेलना पसंद करता है। ये अर्ली चाइल्डहुड। देखिए अर्ली चाइल्डहुड एज का एक इंपॉर्टेंस ये भी है कि ये जो है वो भाषा सीखने की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण एज होती है। इसमें जो बालक का भाषाई विकास होता है वो सबसे तीव्र गति से होता है। उसके बाद चलते हैं लेटर चाइल्डहुड के बारे में। देखिए लेटर चाइल्डहुड जो होती है वो 6 से 12 वर्ष की अवस्था होती है। ट्रबलसम एज इसको बोलते हैं। ट्रबलसम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस वर्ष जो 6 से 12 वर्ष का बच्चा होता है वो आपका जो 6 से 12 वर्ष का बच्चा होता है वो आपका विद्यालय जाना शुरू करता है। जब वो विद्यालय जाना शुरू करता है तो ऑब्वियस सी बात है ग्रुप का निर्माण शुरू करेगा, तो इसी को गैंग एज भी बोलते हैं। और जब वो ग्रुप का निर्माण करता है तो उसके विभिन्न बच्चों से लड़ाइयाँ झगड़ा होते ही रहते हैं, इसलिए इसको ट्रबलसम एज बोलते हैं। क्यों? क्योंकि लड़ाइयाँ झगड़ा वो करता ही रहता है। और अगला जो है किशोरावस्था। किशोरावस्था जो होती है ये हमारी 12 से 18 वर्ष की अवस्था होती है। माफ़ करिएगा। इसको आइडेंटिटी क्राइसिस बोलते हैं। आइडेंटिटी क्राइसिस क्यों? क्योंकि इस वर्ष का जो बच्चा होता है वो चाहता है कि हमें समाज में लोग, हमारी कोई पहचान हो, लोग हमें पहचाने, इसलिए वो अपनी आइडेंटिटी को बनाने के लिए हमेशा संकट में पड़ा रहता है, इसलिए इसको आइडेंटिटी क्राइसिस भी बोला करते हैं। और दूसरी बात देखिए किशोरावस्था को एडोलसेंस, और एडोलसेंस नामक पुस्तक एक मनोवैज्ञानिक हमारे रहे हैं स्टैनले हॉल, ये उनकी पुस्तक का नाम भी है एडोलसेंस, इसलिए कभी कभी एग्जाम में पूछी गई है कि एडोलसेंस किसकी पुस्तक है, तो आपको बताना है स्टैनले हॉल। और स्टैनले हॉल ने ही किशोरावस्था को तनाव, तूफान और संघर्ष का काल कहा है। इसको किशोरावस्था को तनाव, तूफान और संघर्ष का काल कहा है। चलते हैं अपने अगले स्लाइड की ओर। अब हम डिस्कस करेंगे विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो विकास को प्रभावित करते हैं? देखिए इसमें जो पहला फैक्टर है वो लिंग अर्थात सेक्स। यहाँ हम लोग जेंडर की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जेंडर जो है वो हमारा सोशल फैक्टर है। जो लिंग है वो बायोलॉजिकल फैक्टर होता है। तो बायोलॉजिकल फैक्टर जिसके अनुसार हम लोग ये बोलते हैं ये लड़की स्त्री है, ये पुरुष है। तो ये जो लिंग है ये हमारा जो बायोलॉजिकल फैक्टर है, तो इससे विकास प्रभावित होता है। विकास इससे प्रभावित कैसे होता है? देखो ये बालिकाओं का विकास होता है वो 16 वर्ष तक, लगभग काफ़ी हद तक उनका विकास 16 वर्ष की अवस्था में पूरा हो जाता है। लेकिन जो बालक होते हैं उनका 18 वर्ष तक चल रहा है। इसलिए ये विकास को प्रभावित करने वाला, इसी के अनुसार जो बालिकाएँ होती हैं उनका विकास भी बालकों की अपेक्षा कहीं तीव्र गति से होता है। इसीलिए जो लिंग होती हैं वो विकास को प्रभावित करने वाले एक महत्वपूर्ण कारक है। और अगला देखते हैं आयु। देखिए अलग अलग आयु के बच्चे का विकास जो होता है वो अलग अलग। हम लोगों ने देखा कि जो ये हमारा चाइल्डहुड एज है या अर्ली चाइल्डहुड एज है, इसमें विकास जो होता है उसकी गति अलग होती है, और एडोलसेंस में जो बालक का विकास होता है वो अलग होती है। शैशवावस्था में बालक का विकास तीव्र गति से होता है, फिर बाल्यावस्था में धीरा होता है, और फिर किशोरावस्था में विकास फिर थोड़ा सा तीव्र होता है। तो ये जो विकास को प्रभावित करने के लिए एक फैक्टर है वो आयु भी एक विकास को प्रभावित करता है। देखिए अब अगला फैक्टर जो हमारा है वो पोषण। पोषण विकास को कैसे प्रभावित करता है? देखिए पोषण जो एक संतुलित आहार है, जिस बच्चे को पोषण, संतुलित आहार, बैलेंस डाइट मिल रही होगी उसका विकास ऑब्वियस सी बात है अच्छे ढंग से होगा, बजाय उसके जिस बच्चे को पोषण पूरा सही से खाना भोजन मिल नहीं पा रहा है, जिसको जो संतुलित आहार नहीं मिल पा रहा, जितनी प्रोटीन की मात्रा उसको मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल पा रही है। तो जब उस नहीं मिल पाएगी तो उसका विकास जो होता है वो बाधित हो जाता है। तो इसलिए पोषण भी है हमारा विकास को प्रभावित करने वाला एक कारक है। अगला जो वंशानुक्रम। देखिए वंशानुक्रम और वातावरण को हम लोग एक पूरा टॉपिक है, इस पर हम लोग एक पूरे वीडियो में ही डिस्कस करेंगे। तो देखिए वंशानुक्रम होता क्या है। वंशानुक्रम जो हमें माता पिता से गुण जो प्राप्त होते हैं उन्हीं को हम लोग वंशानुक्रम कहते हैं। तो जो वंशानुक्रम होता है तो हमें अपने माता पिता के जीन से प्राप्त होते हैं, जो हमारे शरीर हमको मिलते हैं। तो ऑब्वियस बात जो हमारा विकास है वो कहीं ना कहीं वंशानुक्रम से प्रभावित होता है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि हमारा जो कहते हैं ना कि ये बच्चा कहीं ना, देखिए इसकी आंखें नानी के उस पर गई हैं, ये दादी के से मिलता है, ये मम्मी से मिलता है, तो यही हमारा वंशानुक्रम है। तो जो बालक का विकास होता है वो वंशानुक्रम से भी प्रभावित होता है। अगला फैक्टर हमारा वातावरण, इन्वायरमेंट। देखिए वातावरण, जिस वातावरण में बालक का पालन पोषण हो रहा है, बालक उसी वातावरण को एब्जॉर्व करता है, उसी के अनुरूप ढलता है, उसी के अनुरूप सीखता है, इसलिए उसका विकास भी उसी के अनुरूप होता है। तो ये वातावरण भी हमारा विकास को प्रभावित करने वाला एक इंपॉर्टेंट फैक्टर। और दूसरा प्रजाति रेशेस। देखिए अलग अलग प्रजाति के लोगों का विकास जो होता है वो अलग अलग। अब अलग अलग प्रजाति का इन द सेंस अलग, देखिए जैसे जो मानव का विकास है वो मानव के तरीके से ही होगा। एक बंदर का जो विकास है वो एक बंदर के तरीके से ही होगा, जैसा उसे फॉलो हो। जैसे मानव का बच्चा है वो खिसकना सीखेगा फिर चलना सीखेगा, लेकिन बंदर के बच्चे का ऐसा नहीं है वो पहले खिसकेगा, वो पहले दिन से ही आप लोग देखते हैं तो धीरे धीरे चिपकना सीख लेता है, उछलना सीख लेता है। तो ये जो अलग अलग प्रजाति के लोग हैं तो उनका विकास भी अलग अलग होता है। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने जो क्वेश्चन
अब हम लोग देखेंगे यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन सीटेट में पूछे गए हैं, और ये देखेंगे कि हम लोगों ने जो पढ़ा है वो इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं या नहीं। तो देखिए, ये पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ सीटेट में पूछा गया है, वो कौन सी अवस्था है, गैंग एज। वो कौन सी अवस्था गैंग एज कहलाती है। देखिए, गैंग एज में हमने आपको बताया था कि गैंग एज वो अवस्था होती है जब बालक स्कूल जाना प्रारंभ कर देता है। तो बालक देखिए इन्फेंसी शैशवावस्था में स्कूल जाता नहीं, क्योंकि ये 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है। अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 वर्ष की अवस्था बालक, इसमें भी स्कूल, मैंने क्या कहा था, बालक 6 से 12 वर्ष की अवस्था में स्कूल जाना प्रारंभ करता है, अर्थात लिटिल चाइल्डहुड। जब वो स्कूल जाना शुरू करता है तो वो ग्रुप का निर्माण करना शुरू करता है, इसीलिए इसको गैंग एज भी कहा गया है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो विकास में शामिल हैं। देखिए, केवल मात्रात्मक परिवर्तन, मैंने क्या कहा था, वृद्धि तो मात्रात्मक है जो विकास में ही शामिल होती है, विकास एक व्यापक परिवर्तन है। और एक केवल गुणात्मक, दूसरा ऑप्शन दिया है केवल गुणात्मक परिवर्तन। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि केवल गुणात्मक ही हर पक्ष का मापन, कुछ पक्ष हैं जिनका हम लोग मापन कर सकते हैं, तो इसलिए मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। तीसरा ऑप्शन जो ए और बी, इसलिए हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग। ये भी क्वेश्चन सीटेट में आया हुआ है। देखिए, क्या होता है, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है। देखिए, ये बता रहा है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, जो हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे, किंतु यह एक नमूने का अनुसरण करती है, ये एक पैटर्न का अनुसरण करती है। वो कौन सा पैटर्न देखते हैं, एड़ी से चोटी का सिद्धांत नहीं, ये एड़ी से चोटी नहीं, चोटी से एड़ी, जब सिर से पैर का सिद्धांत होता तो ये सही विकल्प सही रहता, क्योंकि हम लोग आगे देखेंगे कि एक सिद्धांत होता है। दूसरा, विकास अव्यवस्थित होता है, बिल्कुल नहीं, अव्यवस्थित नहीं होता है। अप्रत्याशित होता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि विकास के हम लोग पूर्वानुमान लगा लेते हैं, इसलिए अप्रत्याशित भी नहीं होता। विकास हम लोगों ने देखा क्या, क्रमबद्ध और व्यवस्थित होता है। तो विकास जो होता है वो क्रमबद्ध और व्यवस्थित होता है, इसलिए ये इसी नमूने का अनुसरण करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर अपने हम लोग। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। देखिए, विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है, ठीक है, लेकिन और समाप्त होता है, लेकिन समाप्त नहीं होता। देखिए, समाप्त जो विकास होता है वो मृत्यु के पश्चात होता है, तो ये हमारा पहला विकल्प गलत। दूसरा चलते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। देखिए, बात आ गई इन्वायरमेंट की आपकी, जहाँ पे आप बच्चा सोशली इन्वॉल्व होता है। तो जो हमने क्या कहा, विकास को प्रभावित करने वाले एक कारकों में देखा था कि जो इन्वायरमेंट होता है वो बालक को विकास को प्रभावित करता है। तो देखिए, यह सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है, बिल्कुल सही बात है, इसलिए हमारा दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। आगे हम लोग देखिए, विकास एकल होता है, मैंने विकास एकल नहीं, विकास समावेशी होता है, इसलिए तीसरा विकल्प गलत हो जाएगा। और विकास पृथक नहीं होता है, विकास जो होता है वो इंटीग्रेट करता है चीज़ों को। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, सीटेट का कटिंग मैंने डाल के रखी है, जिससे आपको पूरा भरोसा हो कि नहीं ये सीटेट का ही क्वेश्चन है। देखिए, कोई भी नाराज हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है, यह संबंधित है। देखिए, हमने पढ़ा था जब विकास के प्रकार के बारे में, तो वहाँ हम लोगों ने एक डिस्कस किया था संवेगात्मक विकास। क्या होता है संवेगात्मक विकास, तो संवेगात्मक विकास हम लोगों ने बताया था जो आंतरिक भाव होते हैं। देखिए, यहाँ पे नाराज होना एक आंतरिक भाव है ना, तो कहीं ना कहीं ये संवेगों से कोरिलेट हो रहा है, इसका मतलब ये हमारा उत्तर संवेग से ही रिलेट होगा। देखिए, सामाजिक विकास पहला ऑप्शन नहीं, गलत हो जाएगा। दूसरा, संज्ञानात्मक विकास बिल्कुल गलत। तीसरा, शारीरिक विकास नहीं। और देखिए, चौथा ये संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट मिल गया हमारा। इसी तरीके हमको सीटेट के क्वेश्चन को हल करना होता है, चीज़ों को समझ के पढ़िए, आप आसानी से हल कर पाएंगे सीटेट के क्वेश्चन को। तो ये हमारा रहा अगला क्वेश्चन, शैशव काल की अवधि है। देखिए, इन्फेंसी एज मैंने आपको बताया है, इन्फेंसी एज जन्म से 2 वर्ष की अवस्था को इन्फेंसी एज कहते हैं, जो एक फैक्चुअल क्वेश्चन आपके सीटेट में पूछा गया था। देखिए, ये हमारा शेड्यूल है, जिसमें हम लोग CDP की क्लासेस शाम को 5 बजे आपको मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को मिलती हैं, और उसके अल्टरनेट डेट पर EVS की क्लास आपको ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को प्रोवाइड होती है। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके कोई विचार हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य टाइप करें। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।